हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगी रहिए इसी तरह से और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय की गणित। ठीक है, जो कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, उनके लिए 2027 के लिए जो कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, उनके लिए जवाहर नवोदय की गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे संख्या तथा संख्यात्मक पद्धति, यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है ना, आज इससे पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जुड़े रहिए हम साथ। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले संख्या तथा संख्यात्मक पद्धति में आती है संख्या की बात है। संख्या क्या चीज होती है सबसे पहले। ठीक है, संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। ये संख्या है क्या? नंबर क्या है? ये नंबर। तो देखिए, नंबर होता है किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसी वस्तु की गणना करने के लिए, गिनने के लिए जिस माप का हम यूज करते हैं उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिस माप का या जिस माप जिस जिसका चलो जिसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर आती है संख्या को लिखने और पढ़ने की प्रणाली। मतलब इसको किस प्रकार, कितने तरह से लिख सकते हैं। संख्याओं को लिखने या पढ़ने की प्रणालियां होती हैं। ठीक है ना, तो कितनी प्रणाली होती है इनको लिखने और पढ़ने की। तो देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए 3 प्रणालियां बनाई गई हैं। संख्या को लिख देंगे। संख्या को लिखने के लिए संख्याओं को लिखने या पढ़ने के लिए निम्नलिखित 3 प्रणालियां बनाई गई हैं। निम्नलिखित 3 प्रणालियां बनाई गई हैं। कितनी? 3। ठीक है ना, 3 प्रणालियां बनाई गई हैं। बनाई गई है। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1 है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, नंबर 2 है भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली, इसका दूसरा नाम भी है। इसका भारतीय गणना प्रणाली जो है, इसका दूसरा नाम भी दे रखा है, एक होता है इसका दार्शनिक प्रणाली कहते से, या दार्शनिक
प्रणाली। ठीक है, और देखो नंबर तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है एक रोमन प्रणाली। क्या होती है? रोमन प्रणाली। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए ये तीन प्रणालियां बनाई गई। पहली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, दूसरी है भारतीय गणना प्रणाली, इसका नाम दूसरा नाम है दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, और तीसरी होती है रोमन प्रणाली। तो किसी भी संख्या को लिखने या पढ़ने के लिए तीन प्रणालियां बनाई गई है। तो देखिए इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए विस्तार से पढ़ते हैं इनको। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले इसे पढ़ते हैं, भारतीय गणना प्रणाली है, अपने भारत की गणना प्रणाली है, उसको पढ़ते हैं सबसे पहले। सबसे पहले है नंबर एक भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी बताया था हमने, दार्शनिक प्रणाली। तो देखिए ये क्या होती है? भारतीय गणना प्रणाली जो होती है, इसको एक और मतलब इसको हिंदू अरबी प्रणाली भी कहती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पहले तो इसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी ये भारतीय प्रणाली होती है उसे दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं और हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है देखो, ये है देखो, इसमें भारतीय गणना प्रणाली संकेत इनका होगा। ठीक है, तो इसे लिखने के लिए क्या कर रहे हो? चलो भाई इसमें बता देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसके बारे में, उसके बाद वो बात बताएंगे। देखो इसमें किसी संख्या को लिखने के लिए, इसमें किसी संख्या को लिखने के लिए उस संख्या के दाईं ओर से, उस संख्या के दाईं ओर से दाईं ओर का मतलब पीछे से पहला कॉमा, पहला कॉमा, कॉमा क्या होता है? जैसे तीन अंकों के बाद लगाते हैं। कितने अंकों के बाद लगाते हैं? तीन अंकों के बाद। तथा बाकी अन्य कॉमे, तथा अन्य दो दो अंकों के बाद लगाई जाती है। कितने के? दो दो अंकों के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है ना, और देखो इसे कैसे लिखाया था। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें इकाई। सबसे पहले इकाई क्या लिखते हैं? इकाई। उसके बाद लिखते हैं दहाई, उसके बाद लिखते हैं इसमें सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर आता है इसमें लाख, फिर आता है इसमें 10 लाख, उसके बाद फिर करोड़ आता है, और फिर 10 करोड़। ठीक है, मतलब जो हमारी भारतीय गणना प्रणाली होती है उसमें इस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है। ठीक है ना, देखो जैसे पहली इकाई, दूसरी दहाई, तीसरी सैकड़ा,
चौथी हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, ये होती है किसी भी संख्या को लिखने के लिए एक तरीका। मान लो कि इस तरीके से वो लिखी जाती है, कोई संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी हमने, मान लो 3, 2, 4, 5, 0, 6, 7, 1, 3। ठीक है, ये कोई संख्या लिख दी 32,45,06,713। ठीक है, इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो फिर 10 करोड़ और 10 करोड़ ये मतलब अगर यहां तक की संख्या है दोनों, तो ये दोनों एक साथ बोली जाएंगी। ऐसे लाख और 10 लाख, 10 लाख तक आ रही है तो यहां तक बोली जाएंगी एक साथ। हजार और 10,000 ये एक साथ बोली जाएंगी। सैकड़ा तो अकेले होता है, सैकड़ा सैकड़ा के 10 सैकड़ा नहीं होता है। ऐसे इकाई और दहाई ये दोनों एक साथ बोली जाती है। ये संख्या जो मैंने लिखी है, ये दोनों के दोनों अगर जोड़ दोनों दे रखे तो एक साथ बोले जाएंगे, नहीं है तो अकेला बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 2 करोड़ होती तो 2 करोड़ अकेला बोलेगा, लेकिन यहाँ 2 के बाद में फिर 30 करोड़ और दे रखा है, तो 30 और 2 करोड़ कितना हो गया? 32 करोड़, ऐसे बोलना होता है। ठीक है, ऐसे ही इकाई और दहाई इसे ऐसे नहीं बोलेंगे 700, 1 3, 1 3 नहीं बोलेंगे, या 10 3 भी नहीं बोलेंगे। ये इसको 3 है और ये 10 है, तो इसको दोनों को मिलाकर ही बोलेंगे एक साथ। ठीक है ना, 13। ऐसे ही हजार और 10,000, अगर 10,000 की बात नहीं हो रही है तो फिर हजार अकेला बोलना पड़ेगा, लेकिन 10,000 में साथ में कुछ दे रखा है तो उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 10,000 और 6,000 तो 16,000 बोलना पड़ेगा। ये नहीं है 10,000 अलग बोलोगे 6,000 अलग बोलोगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिर मैंने कहा था इसमें कि इसमें लिखने के लिए सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। कितने के? 3 के, और बाकी सब 2 के, दो पीछे 3 के। जैसे पहले 3, 1, 7, तो यहाँ पर पहला कॉमा यहाँ लगेगा, फिर 6 0, फिर 5 4, उसके बाद 2 3, ऐसे लिखा जाता है इस संख्या को। ठीक है, ये संख्या जो है इस तरह से लिखी जानी मतलब होती है। ठीक है, इस तरह से लिखी जाती है। यही कह रहे हैं इसमें भी, इसमें कुछ वैसे ये नहीं दिया है कि इसमें ये नहीं दिया है इसमें भी कितने बार कॉमा लगाते हैं कितने बार नहीं लगाते। ठीक है, ऐसा नहीं दिया है, डायरेक्ट ऐसे दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ये होती है हमारी भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ आएगी। देख लो अच्छे से, फिर चलते हैं इसके अगली वाली प्रणाली पर, यानी प्रणाली नंबर दूसरी देख के जो हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, उसकी तरफ चलते हैं। देखो दूसरी वाली क्या रखी है, दूसरी देखिए अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली नंबर 2 दे रखी है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, ये है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इससे कुछ आगे करने क्या? ये कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है विश्व की सबसे अधिक प्रणाली, इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली विश्व की सबसे प्रचलित मतलब सबसे चलन में यही है, सबसे प्रचलित प्रणाली है। कौन सी? कैसी? सबसे प्रचलित, तथा इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है उसके ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए
इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए संख्या के दाईं ओर से संख्या के दाईं ओर से तीन तीन अंकों के बाद, कितने, तीन तीन, तीन तीन अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। कितने लिखेंगे, तीन तीन के बाद। और देखो फिर इसमें और क्या क्या होता है इसमें, देखो इसमें लिखते हैं जैसे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, उस पर हजार, उसका डायरेक्ट आता है 100,000, फिर आता डायरेक्ट मिलियन, उसके बाद 100,000 का 100,000 का 10,000 आता, फिर आता 100,000, 1,000 का 100,000, फिर 10,000, फिर आता 100,000, फिर आता है उसका मिलियन, उसके बाद आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। ठीक है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है उसमें किसी संख्या को ऐसे लिखते हैं, पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 का 100,000। पहले उसमें आता था भारतीय प्रणाली में 10,000 का लाख आता था, लेकिन यहाँ लाख नहीं है, 100,000 बोलेंगे उस लाख को। लाख के बाद 10 लाख, अब 10 लाख को, एक 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन होते हैं, फिर 10 लाख को मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, ये होता है हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखो मैं उसको और भारतीय प्रणाली दोनों को अभी तुम्हारे सामने ही लिख दूंगा, ठीक है, ताकि ये भी पता चल जाएगा तुम्हें इसके बारे में और जानकारी पता चल जाएगी। मान लो कोई संख्या दे रखी है, इसमें देखो मैं भी संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 5, 6, 9, 4, 0, 3, 5, 6, 2, ये मैंने कोई संख्या लिख दी। ठीक है, तो इस संख्या को इस प्रणाली के अनुसार कैसे लिखोगे, इस प्रणाली के अनुसार लिखोगे पीछे से 2, 6, 5, फिर कॉमा, 3, 0, 4, फिर कॉमा, 9, 6, 5, फिर कॉमा, ऐसे। अब आगे कॉमा आओगे तो उसे मतलब इस प्रणाली के अनुसार ऐसे लिखा जाता है। तो भारतीय प्रणाली जो होती थी, भारतीय प्रणाली, उसमें हम लिखते थे इकाई, क्या लिखते थे, इकाई, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, उसका यहां आता था लाख, उसके बाद 10 लाख, फिर आता था करोड़, फिर 10 करोड़। ये तो था हमारी भारतीय प्रणाली में। कौन सी में, भारतीय प्रणाली में। अब मैंने यहां पर दोनों प्रणाली एक साथ लिख दी है, ऊपर वाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और नीचे वाली है भारतीय प्रणाली। ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, और नीचे वाली है भारतीय प्रणाली। तो भाई यहां से एक बात समझ आती है, यहां से कि देखो इसमें क्या अंतर है दोनों में। इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई है, सैकड़ा की जगह सैकड़ा है, ठीक है, हजार की जगह हजार है, 10,000 की जगह 10,000 है। बस यहां से देखो 10,000 के बाद आता लाख, तो एक मतलब 1 लाख में कितने होते हैं, 100,000। कौन कह सकते हैं यहीं से कि 100,000 होते हैं, 100,000 जो होते हैं वो होते हैं 1 लाख के बराबर। कितने होते हैं, 1 लाख के बराबर। पहली बात तो ये यहां से पता चलती है हमें, ठीक है।
दूसरी बात देखो, 10 लाख जो होते हैं, 1 लाख के बराबर 100,000 होते हैं, लेकिन 10 लाख जो होते हैं वो 1 मिलियन के बराबर होते हैं। और जो 10 लाख होते हैं, चलो मैं पूरे लिख देता हूं, 10 लाख जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 मिलियन के बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ऐसे ही 10 मिलियन में 1 करोड़ हो जाते हैं, 10 मिलियन में 1 करोड़, और 10 करोड़ में 100 मिलियन। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा बस। सबसे पहले तो ये याद रहे, बहुत बढ़िया बात है कि 10 लाख में कितना होता है, 1 मिलियन हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो क्लियर हुआ? ठीक है, देखो तो अभी देखते हैं, एक और प्रणाली रह गई है अभी लास्ट, जिसे कहते हैं रोमन प्रणाली। अब देखो रोमन प्रणाली क्या होती है, रोमन प्रणाली देखते हैं। ठीक है, अभी नंबर तीसरे पर है रोमन प्रणाली। ठीक है, तो ये प्रणाली क्या होती है, रोमन प्रणाली। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए निम्न संकेतों का प्रयोग करते हैं। नीचे कुछ संकेत में लिखने वाला हूं भी, उनका प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो संकेत कौन से, जैसे मैं कहूं 1, तो ये होगी 1। अब देखो ऐसे ही फिर होता है ये 5, ये होता है 10, 10 के बाद फिर होता L होता है 50, L होता है ना 50, फिर C होता है 100, फिर D होता है 500, M होता है 1000। ये होते हैं शायद, ये होते हैं कुछ और होते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। X L C D M, ठीक है, ये होते हैं बस। इनमें से बाकी सब कुछ बन जाते हैं। तो ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 50, ये होता है 100, ये होता है 500, उसके बाद ये 1000। बस 1000 तक इतने काफी है, उसके बाद ज्यादा बड़ी संख्या इसमें रोमन में लिखने के लिए आती नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या है, बस इन्हीं को मिलाकर हम और भी संख्याओं का जो रोमन रूप है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको लिखना है 5, तो 5 से बैठ हमें लिखना है 6, तो 6 लिखने के लिए क्या होगा, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 मतलब 5 से आगे है, 5 से आगे है मतलब 5 क्या होता है B, और आगे है तो इसमें एक आगे है, तो 1 इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 6। ऐसे हम कहें 4, 4 क्या है, 5 से 1 पीछे है, क्या है, 1 पीछे, तो 5 होता है ये, इससे 1 पीछे लगा देंगे, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो इसी तरह से हम संख्याओं का यूज करके इन संख्याओं का ही रोमन अंक को लिख सकते हैं। जैसे हम देखो, हम लिखे 100, तो 100 होता है C। अब लिखे 90, तो 90 क्या होता है, 100 में से 10 कम, कितना, 10 कम, तो देखो 10 क्या लिखते हैं, 10 को कैसे लिखा जाएगा, 10 है ये X, क्या है X। ठीक है, चलो ये तो पता ही, तो क्या रखें, वो ऊपर लिखा हुआ 10 को X लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 100 को क्या लिखा था C, और उससे कम है मतलब उससे पहले आने वाले 90, कितने पहले, 10, तो 10 पहले तो X, तो XC, इसे लिख देंगे हम 90। ठीक है, ये था हमारा 4, ये था हमारा 6, ये हो गया हमारा 90। ठीक है, इसी तरह से हम और संख्या को भी लिख सकते हैं। जैसे हम कहें 110, हम लिखे जैसे 110, 110 को क्या लिखेंगे, देखो 110 मतलब 100 से आगे है, कितना आगे है, 10 आगे है, तो 100 से 10 आगे लिख दो। 100 को क्या लिखेंगे C, और 10 को क्या लिखेंगे X, तो 100 से आगे कितनी है, 10, तो इसे लिखेंगे 110। ठीक है, इसी तरह से हम रोमन
अंक जो है उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लो अच्छे से, ये होती हमारी तीनों प्रणालियां। किसी भी संख्या को लिखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए कितनी प्रणालियां होती थी? 3 प्रणालियां होती थी। और तीनों कौन कौन सी? पहली होती थी जैसे भारतीय प्रणाली, जिसको दार्शनिक प्रणाली भी कहते थे, और दूसरी होती थी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, उसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, और तीसरी हमारी रोमन प्रणाली। ठीक है, तो ये होती है रोमन प्रणाली। उसमें ये कुछ संकेत होते हैं, इनको याद कर लेना, ये है हमारे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट, रोमन प्रणाली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको रोमन अंक पढ़ने हैं, रोमन अंक अगर लिखना है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सभी संकेत। ठीक है ना, ये संकेत इनको अच्छे से याद कर लेना। तो देखो चलते हैं इससे आगे, कुछ आगे बढ़ते हैं। प्रणाली तो हमने सभी पढ़नी है। अब देखो इन्हीं में कुछ होता है स्थानीय मान और जातीय मान, उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल टॉपिक है दोनों, ये दोनों नाम जो है स्थानीय मान और जातीय मान। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि क्या पूछने वाला है। देखो अब पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। ठीक है, दूसरा होता है कि जातीय मान। जातीय मान, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है ना, ये होते हैं हमारे, इन दोनों को हम यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? ये जो होता है स्थानीय मान, ये किसी भी संख्या में उस अंक की स्थिति को बताता है जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये किसी भी संख्या में, ये किसी संख्या में अंक, उस अंक के स्थान को बताता है जिसकी हम बात करते हैं। बात करते हैं मतलब इसका स्थानीय मान निकाल रहे होते हैं, उसके स्थान को बताता है। स्थान को मतलब बताता है कि वो इकाई के स्थान पर है, अर्थात यह बताता है कि वह अंक इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है या किसी अन्य स्थान पर। स्थान पर, ठीक है। देखो जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे 5 6 9 5 0 4, ठीक है। ये हमने एक संख्या ले ली कोई, जैसे मान लो ये है इकाई, ये है दहाई, ये सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000, ये है लाख, ठीक है ना। ये जो हम लिखेंगे ये सब, इसको हम अगर हम संख्या जो लिखते हैं वो किस प्रणाली में लिखते हैं? भारतीय गणना प्रणाली है, तो वही प्रणाली यहाँ कर ली है, ठीक है।
देखो इसमें जो स्थानीय मान होता है वो कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे ऐसे ही इकाई के अंक पर है, ये बता रहा है चार, चार का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये चार है, इसका इकाई के अंक पर है तो एक से गुणा कर देंगे, तो चार एकम चार, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, चार होगा। ऐसे ही जीरो का स्थानीय मान कितना होगा, तो जीरो गुणा, ये दहाई की जगह पर है इसलिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो ये जीरो में किससे भी गुणा कर लो जीरो आएगा, तो ये जीरो हो गया। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो वो 5 गुणा, ये सैकड़ा की जगह पर है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 500 हो जाएगा। ऐसे ही 9 का, 9 गुणा 1000 की जगह पर है तो 1000 से गुणा, तो ये 9000 हो जाएगा। ऐसे 6 गुणा 10,000 की जगह पर है 10,000 से गुणा, तो ये 60,000 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणा, ये लाख की जगह पर है तो लाख से गुणा कर देंगे, तो ये 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्थानीय मान। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उसे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 है, 0 का 0 है, 5 का 500 है, 9 का 9000 है, 6 का 60,000 है, 5 का 5 लाख है। ठीक है, तो इस तरह से स्थानीय मान को निकालते हैं। अब देखिए जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है, देखो ये जो होता है किसी संख्या में उस अंक के बराबर ही होता है, उस अंक के बराबर ही होता है जिसका हम जातीय मान निकालते हैं। ठीक है ना, निकालते हैं। इसे अंकित मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मान। इसे अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है उसी संख्या में उस अंक के बराबर होता है। जैसे मान लो इसी संख्या को लेते हैं हम 5 6 9 5 0 4। ठीक है ना, तो इसका अगर हम जातीय मान निकालें तो दो जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, जिसकी हम बात करते हैं उसी के बराबर होता है। 0 का जातीय मान 0, 5 का जातीय मान 5, 9 का जातीय मान 9 और 6 का जातीय मान 6। ऐसे ही इस 5 का जातीय मान 5 होगा। ठीक है ना, तो जातीय मान जो होता है उसी अंक के ही बराबर होता है। जैसे मतलब हम पूछ रहे 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 ही होगा। इसमें ये जरूर ना पड़ेगी कि कौन से 5 कौन से 4, वो दोनों का समान ही रहने वाला है। लेकिन अगर इसमें पूछूँ मैं कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो देखो इस 5 का जातीय मान है 500 और इस 5 का जातीय मान 5 लाख। ठीक है, तो सॉरी जातीय नहीं, सॉरी मैं गलत बोलते हैं, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जो होता है उस अंक की स्थिति को बताता है कि वो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है या दाही के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, ऐसे ही या फिर हजार के स्थान पर है। लेकिन जो हम जातीय मान निकालते हैं उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंक जो है इकाई के स्थान पर है या दाही के स्थान पर। ठीक है, वो उस अंक के बराबर ही आता है। जातीय मान होता है उस अंक के बराबर ही आता है। ठीक है, और देखिए इसमें इन दोनों से रिलेटेड एक पॉइंट है, मैं उसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर होगा स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। ठीक है, देख लो अच्छे से। और देखो इनसे दोनों से ही संबंधित है, कुछ पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूँ। देखो किसी भी संख्या में इकाई अंक का, इकाई अंक जो होता है सबसे पहला वाला, इकाई अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान हमेशा समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। यानी इकाई का अंक जो है, जितना ही जातीय मान इकाई के अंक का होगा उतना ही उसका स्थानीय मान भी होगा।
तो इकाई के अंक का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट एक और है, तथा जीरो मतलब शून्य का स्थानीय मान तथा जातीय मान तथा जातीय मान समान होता है। समान मतलब जीरो ही होता है। ठीक है ना, अगर हम कहें कि जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, तो जीरो का स्थानीय मान भी जीरो होता है और जीरो का जातीय मान भी जीरो ही होता है। स्थानीय मान तथा जातीय मान, यहाँ पर मान आएगा। तो मैं यही कह रहा था, मतलब इसे ये दोनों पॉइंट हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना इनको, कि अगर कोई संख्या में इकाई का अंक दे रखा है तो उस इकाई के अंक का चाहे जातीय मान निकाल लो या फिर स्थानीय मान निकाल लो, दोनों ही समान आएंगे। दूसरी बात है कि जीरो अगर दे रखा है कहीं भी संख्या में, तो उस जीरो का स्थानीय मान और इस जीरो का जातीय मान वो भी दोनों के दोनों समान ही होते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे मैं बता देता हूँ, चलो कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 ये ले ली मैंने, इसका देखो स्थानीय मान निकालते हैं जीरो में, और देखो इधर ही ऐसे इसी लिख देते हैं 456 का, इधर जातीय मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। ठीक है, तो इस जीरो का स्थानीय मान कितना होगा, 0 × 100 बराबर 0 आएगा। और यहाँ पर इसका जातीय मान तो फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, कहीं पर भी हो उस अंक के बराबर ही होता है। तो देखो यहाँ पर भी जो जातीय मान आया है, ये तो है जातीय मान, ये है जातीय मान और ये है स्थानीय मान। ठीक है, ऐसे देखो इकाई के अंक का 6 × 1 कितना आया, 6 आया, इसका भी 6 आएगा। तो यही कह रहा था मैं कि इकाई का अंक जो होता है उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही समान होते हैं, तथा जीरो का भी स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होते हैं। ठीक है, इन बातों को अच्छे से याद कर लेना ताकि क्वेश्चन करते समय आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो देखो हमारे ये स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया। अब जो रोमन संख्या है उनके लिखने का कुछ नियम लिख लेते हैं। ठीक है ना, हमने अभी पढ़ी थी रोमन प्रणाली पढ़ी थी, उसके कुछ नियम होते हैं लिखने के। वैसे मैंने बता दिए थे शायद, चलो मैंने बता तो दिए थे, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब और बताएंगे और डिस्कस करेंगे। वो मैंने बता दिए थे थोड़े कि जैसे 100 से कम है 90, तो कितना कम है 10, तो 10 उससे पहले लिख देंगे। ठीक है, ये होता था हमारा रोमन में उसके अंकों को लिखने के नियम। अब देखो उसके आगे हैं, चलते हैं थोड़े संख्याओं के प्रकार पर चलते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर संख्याओं के प्रकार, देखो संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्याओं के प्रकार, ठीक है, तो इसमें पहली होती है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं ये देखो, वे संख्याएं जिन्हें किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं
कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना। जो संख्याएं हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे भी। ठीक है। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हम कहें किसी वस्तु को गिनने के लिए आप कहाँ से शुरुआत करोगे। मैं कहूँ कि चेयर को, कुछ आपके सामने चेयर पड़ी है, उनको आप गिन के बताओ, तो कैसे गिनोगे? 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, इस तरह से बताओगे ना। 5 चेयर, तो ऐसे थोड़ी कहोगे कि पहली चेयर को आप 0 बोलोगे। जीरो नहीं बोलोगे, 1 से शुरुआत करोगे। कहाँ से करोगे? 1 से। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं किसी वस्तु गिनने के लिए। और वे संख्याएं सभी की सभी कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। फिर देखो नंबर 2 पर क्या आती है? फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं ये होती हैं यानी 0 को सम्मिलित करके सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 सहित क्या है? 0 सहित, 0 मतलब शून्य सहित, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। यानी कि अगर 0 को भी प्राकृतिक संख्या में मिला ले, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना। यानी कि 0 को अगर प्राकृतिक संख्या में मिला लें तो उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 ये। तो देखो यहाँ से आगे आगे की कौन सी होती थी? ये होती थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी मिला लेते हैं तो ये सभी की सभी क्या बन जाती है? फिर पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है ना। अगर यानी 0 को मिलाकर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब देखो इससे आगे कुछ देर के हमें अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, तो उनको भी अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है। उनका भी जिक्र अभी कर लेते हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। क्लियर है ना? ये तो समझ आएगा ना प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और 0 को भी मिला के प्राकृतिक संख्या को अगर 0 को भी मिला लें तो वो संख्या कौन सी होती है? फिर पूर्ण संख्या। तो देखो तीसरे पर है अभाज्य संख्या। कौन सी है? अभाज्य संख्याएं। देखो नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या अभाज्य को कहते हैं इंग्लिश में? एक मिनट रुको। हेलो हेलो, हाँ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है ना। बाद में बात कर लीजिए, मैं अपनी तरफ से कर लूँगा। ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अपनी तरफ से कर लूँगा। ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। तो देखो नाम से ही पता चला अभाज्य। अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं होती है। भाज्य मतलब विभाजित नहीं होती है। तो देखो वे संख्याएं
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कहें 2, तो देखो 2 क्या है? 2 को या तो 1 से काट सकते हो आप, या फिर 2 से ही काट सकते हो। इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से ये 2 विभाजित नहीं हो सकती। तो 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। आप कहोगे भैया 1, तो देखो 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है। स्वयं क्या है? 1 है। तो स्वयं तो इसमें खुद वही है, 1 ही है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे माना जाता है? 2 को। ठीक है, फिर देखो इसके बाद बताओ 3 देखो 3 क्या है? 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। ऐसे ही 4, तो देखो कहोगे 4 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। फिर आती है 5, ऐसे ही 7, फिर 11, 13, 17, इस तरह की संख्याएं। इस तरह की संख्याएं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, बस वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, क्लियर है ना? देखो चौथा वाला क्या होता है? चौथा वाला भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में सर कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। कुछ नहीं, भाज्य, हाँ, कंपोजिट नंबर ही कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो देखो भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा था 4 को देखो 1 से भी काट दोगे, 2 से भी कट जाएगी और खुद 4 से भी कट जाएगी, तो ये कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। फिर 6 देखो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। तो ऐसी संख्याएं सभी भाज्य संख्या होती है। 9, इससे पहले 8 भी आता है। 8, 9, 10, 12, 14, 15, ऐसे ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना? क्लियर है? अभाज्य कौन सी होती है? वे संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, वे होती है भाज्य। और अभाज्य, वे कौन सी होती है? अभाज्य। और भाज्य कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं और उनके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर है? देख लो, चलते इसके आगे कुछ और देखते हैं।
अब देखो नंबर 4 पर दे रखा है, नंबर 4 पर सम संख्या है, क्या दे रखी है? सम संख्याएं, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। तो देखो ये क्या होती है सम संख्या? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, अथवा या फिर इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, अथवा वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक, कौन से इकाई के अंक, इकाई के अंक 2 से विभाजित हो जाते हैं, हो जाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? सम संख्याएं। ठीक है ना, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती है। या फिर इसी को दूसरे तरह से कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक जो हैं वो 2 से विभाजित हो जाते हैं, और 2 से विभाजित होने वाले कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ये अगर ये इकाई के अंक होंगे तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना, कौन सी कहलाती है? सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्याएं ये सम संख्या कहलाती है। क्लियर है? देखो इसके बाद होती है विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। ठीक है, अगर 2 से विभाजित हो जाएंगी तो होंगी वो सम संख्याएं, और 2 से विभाजित नहीं होंगी तो कौन सी होंगी? फिर वो विषम संख्याएं। ठीक है, जैसे देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ इसके, और इसके भी दे रहा हूँ। जैसे पहले इसके सुन लेते सम, जैसे 10, 12, 154, 200 ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखते हैं। जैसे 5, 17, 19, 21। ठीक है, तो ये होते हैं सभी विषम संख्या होती है। क्लियर है? देख लो अच्छे से। इसके बाद एक और अभी और देर के 2 संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या और बाद में सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो जुड़वा, इसके बाद देखते हैं जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, क्लियर है ना?
इसके बाद है नंबर 6 पर है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ट्वाइन प्राइम नंबर्स कहते हैं, ट्वाइन प्राइम नंबर्स, ट्वाइन प्राइम नंबर्स। तो देखो ये क्या होती है? जुड़वा, जुड़वा मतलब एक साथ वाली। जुड़वा क्या मतलब क्या होता है? एक साथ। तो दो क्रमागत संख्या है, कौन सी? दो क्रमागत, क्रमागत हो और अभाज्य भी हो, दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे पहली है 2 फिर 3, तो ये दोनों के दोनों क्रमागत में, देखो 2 के बाद 3 आती है, ठीक है, और अभाज्य भी है दोनों। तो ये कैसी हो गई? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। और ले लें जैसे 5 और 7, 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 7 आती है। तो ये भी कैसी हो गई? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही हम कहें 11 और 13, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं हैं जो दो क्रमागत संख्याएं होती हैं और साथ साथ अभाज्य भी होती हैं, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देखो एक और लास्ट, वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स। देखो ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं बोतल होगी, वे संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? एक उभयनिष्ठ होता है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जिनमें केवल एक ही कॉमन होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। और देखो एक बात और है इनमें, तथा इनका अभाज्य होना जरूरी नहीं है। अभाज्य होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो नाम तो वैसे सहअभाज्य है, लेकिन इनका अभाज्य होना जरूरी नहीं है। केवल इनमें उभयनिष्ठ होना जो है एक ही होना चाहिए बस। जैसे हम कहें 2 और 3, तो इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है। ऐसे ही हम कहें 4 और 5, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए उनमें, ठीक है। केवल और केवल एक ही कॉमन होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर है? तो देखो ये होते थे हमारे, ये सभी होते हैं हमारे संख्याओं के प्रकार।
जिनको हमने कंप्लीट कर दिया अभी। संख्या के प्रकार जो थे हमने उनको सभी को पढ़ लिया है। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ पहले इससे पहले हम फॉर्मूला लिखवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की संख्या होती हैं। अब देखो कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको लिखवा देते पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें इसमें कुछ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो को, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, ठीक है। हमने जब पढ़ा था प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो हमने कहाँ शुरुआत की थी उनकी, एक से। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात है शून्य पहली तथा सबसे छोटी, पहली भी है और सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, यानी जीरो जो है सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दूसरी बात आती है एक, एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, यानी एक को ना तो हम भाज्य कह सकते हैं और ना ही अभाज्य कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद है दो, दो सबसे छोटी, दो सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। दो देखो सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है और सम भी है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। कोई पूछे अगर तुमसे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो क्या है? दो। सबसे छोटी भी है और सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। उसके बाद है चार, चार जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। एक पॉइंट और है इसमें, किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव एक होता है, उसका मान सदैव क्या होता है? एक होता है, ठीक है। जैसे हम कहें 8 की घात 0, तो क्या होगा? ये 1 होगा, ठीक है। 8 की नहीं, किसी की भी और भी घात ले सकते हैं। जैसे हमने कहा 100 की घात 0, तो ये भी 1 ही होगा। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लेना। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, शून्य सबसे पहली और
और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दो सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव एक होता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हैं, आपको 6 के 6 याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। क्लियर है? देखो अच्छे से। फिर कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हम लिखवा देते हैं। ठीक है, देखो कुछ फॉर्मूले देखें। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित सूत्र क्या दे रखे? प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित सूत्र। देखो क्या होते हैं ये सूत्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूले देख लेते हैं सबसे पहले। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, ये होता है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बट्टे 2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n गुणा में n प्लस 1 बट्टे 2। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला, उनका योग निकालने के लिए। दूसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का। दूसरा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का। सम भी है और प्राकृतिक संख्याओं भी। संख्याओं का योगफल देखो ये होता है n इंटू में n प्लस 1। क्या होता है? n इंटू में n प्लस 1। देखो ऐसे एक और होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? ये होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक है, और देखो और कुछ देखा है, और है x के प्रथम n गुणजों का योगफल। x के प्रथम n गुणजों का योगफल तो ये होता है n इंटू में x इंटू में n प्लस 1 बट्टे 2, या फिर x इंटू n लिख दो या n x इंटू। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो थे हमारे उनके योगफल पर आधारित फॉर्मूले। अगर हमें पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो वो इसमें लगाएंगे हम ये n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या है और साथ साथ ही सम संख्या है, उनका योगफल निकालना है तो ये निकालना है। विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए n स्क्वायर, और गुणज निकालने के लिए nx इंटू n प्लस 1। ठीक है, 4 फॉर्मूले हैं ये। देखो और हैं इससे आगे एक दो फॉर्मूले, मतलब कुछ नियम है, उनको और बता देते हैं इस फॉर्मूले से आगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को सभी को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो n अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करते हैं, वो कैसे करते हैं उनको और बताते हैं। ठीक है, वो फिर इस चैप्टर का दी एंड ही हो जाएगा।
n अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, n अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। यानी कि n अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कैसे करते हैं, वो हम उनके नियम कुछ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो n अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। तो देखो n अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए, छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले एक लिखते हैं, सबसे पहले एक लिखते हैं और फिर उसके बाद n-1 बार 0 लगा देते हैं, n-1 बार 0 लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, 4 अंक की, तो देखो सबसे पहले 1 लिखेंगे और फिर 4 में से 1 कम करके 0 लगा देंगे, 1 2 3, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 0, तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे n-1 बार 0 लगा देंगे। यानी संख्या जैसे हमें लिखनी 4 अंक की, तो 4 में से 1 कम 0 यानी 3 0 लगा देंगे। हमें लिखनी 5 अंक की, तो 5 में से 1 घटा के 4 0 लिख देंगे, ठीक है ना। ये होती है, जैसे इसके एग्जाम्पल लिख देते, जैसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब देखो सबसे छोटी कहे या न्यूनतम कहे, दोनों का मतलब एक ही होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करें 5 अंक की, तो 5 में से 1 घटाएंगे, उतनी 0 लगा देंगे, कितने 4, 1 2 3 4। तो ये जो हो गई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखो वैसे ही n अंकों की सबसे बड़ी मतलब अधिकतम संख्या लिखने के लिए n बार 9 लिख देंगे, n बार 9 लिखते हैं, ठीक है ना। n अंक की अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उसे कैसे लिखेंगे, देखो जैसे हम कहें कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी, तो n बार ही 9 लिख देंगे, n बार 1 2 3 4, क्या लिख देंगे 9। 4 अंक की पूछ रहा तो 4 बार 9 लिखेंगे। तो ये जो हो जाएगी जो n अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए ये तरीका होता है, ठीक है। क्लियर है, देख लो अच्छे से। तो तुम्हारा ये पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यात्मक पद्धति खत्म होता है इसका जवाहर नवोदय का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।